Hello and welcome back to the channel everyone. This is Yuvraj. I am currently studying in third year at IIT Delhi Computer Science branch. In this video, we will be talking to Rahil, who is currently studying in IIT ISM Dhanbad CSE branch. He has got around 3600 rank in mains and around 2600 rank in JEE Advanced. We'll get to know his journey. काफ़ी रोलर कोस्टर सी राइड रही है, उनका एक्सपीरियंस सुनकर आपको बहुत मजा आएगा. So sit back, enjoy, like कर देना वीडियो को, subscribe to the channel and I'll see you on the other side. Hello Rahil. So हमारे व्यूअर्स को बताइए प्लीज अपना इंट्रोडक्शन. Hi, I'm Rahil Kodha, pursuing computer science and engineering from IIT ISM Dhanbad. My JEE mains rank was around 3600 and JEE advanced rank was around 2600. ओके ग्रेट. एडवांस की रैंक मेन से भी अच्छी है. तो चलो जानते हैं राहिल की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी. क्लास 10 से हमें थोड़ी जर्नी पे लेके चलिए कि स्टार्टिंग से कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कोचिंग गए थे नहीं गए थे, कैसे तैयारी करी, मेंस के 4 अटेम्प्ट में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, फिर एडवांस में क्या एक्सपीरियंस रहा, एवरीथिंग. ओवर टू यू. तो मैंने जेईई की प्रिपरेशन अपने 10th के एंडिंग के बाद ही चालू कर दी थी. मैंने मतलब एनटीएससी का स्टेज 2 मैंने दिया था. उसके लिए मैं कोटा में वर्कशॉप लिया था 15 दिन के लिए. वो 15 दिन इतना डिप्रेसिंग लगा मुझे कि तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं जेईई की प्रिपरेशन करूंगा तो घर पे रह के करूंगा, कोचिंग नहीं जाऊंगा. अच्छा. इसलिए मैंने फिर घर पे रह के रेजोनेंस का डीएलपी ले लिया और प्रिपरेशन स्टार्ट करी. ऑलराइट. सो खाना क्या आपने प्लस सब्सक्रिप्शन में मिलेगा आपको 10% डिस्काउंट. अरे यार भैया 10% डिस्काउंट नहीं यार, मैं कह रहा हूँ रुको. 10% डिस्काउंट क्यों? खाना अकेडमी का एक बहुत ही मस्त ऑफर आया है 31 जनवरी, मतलब आज रात तक अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यू विल गेट 20% डिस्काउंट. येस यू हर्ड इट राइट, डबल द डिस्काउंट. यू विल गेट 20% डिस्काउंट ऑन ऑल योर सब्सक्रिप्शंस. तो IIT JEE में तो जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. 20% डिस्काउंट मिल सकता है, वो ले लो. और जो प्रोडिजी है, जैसे कि एक चांस आपका जा चुका है बट एक चांस द वेट इज स्टिल देयर, एक चांस और है. 13 फरवरी को आपको चांस मिलेगा टू विन द 20 लाख कॉलेज ग्रांट. क्लास 7th 8th 9th 10th 11th 12th इंजीनियरिंग मेडिकल दो सबके लिए वैलिड है. ये शेड्यूल सबका अलग अलग होगा आपका. और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स और प्राइजेस तो हैं ही. स्क्रीन पर आपको सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी. शेड्यूल दिख रहा है आपको सबका अलग अलग. रिवॉर्ड्स दिख रहे हैं. टॉप 100 रैंकर्स को मिल रहा होगा आपके मैकबुक एयर्स, वाउचर्स, आईपैड्स वगैरह. और टॉप 500 रैंकर्स को मिल रही होगी आपकी स्कॉलरशिप. ठीक है, तो ये हो गई प्रोडिजी की बात. अब जो 22 और 23 वाले एस्पायरेंट्स हैं, एक तो 22 वालों के लिए MCQ क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से, और एक 23 वालों के लिए स्टार्ट हो रहा है अर्ली एंथूज 3.0 बैच फॉर JEE मेंस एंड एडवांस 2023. तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे इसके. और तो और डेली प्रैक्टिस पेपर फॉर JEE मेंस एंड एडवांस मंडे टू थर्सडे एट 7 PM, 30 मिनट्स 30 क्वेश्चन. फिजिक्स और केमिस्ट्री के 15-15 क्वेश्चन ईच होंगे. डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ योर IIT JEE. डिस्क्रिप्शन में जाओ, सारे लिंक्स एक्सेस कर सकते हो. वीडियो पूरी लेके जाना. थैंक यू सो मच. रेगुलर स्टूडेंट था स्कूल का, बट स्कूल में जेईई ओरिएंटेड पढ़ाते नहीं थे, तो फिर खुद के बेस पे धीरे धीरे पढ़ना चालू करा. बेस मेरा रेजोनेंस की डीएलपी थी. 3-4 महीने खुद से पढ़ा, बट 3-4 महीने बाद एक बार बता दो रेजोनेंस डीएलपी फुल फॉर्म. रेजोनेंस डीएलपी लाइक रेजोनेंस कोटा की कोचिंग है, उसका फुल फॉर्म डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है. उसमें वो बेसिकली बुक्स आपको घर पे डिलीवर करके दे देते हैं जो कि पूरे सिलेबस को कवर करती है जेईई के. ठीक है. एंड फिर 3-4 महीने मैंने बुक से ही पढ़ा, बट उसके बाद मुझे थ्योरी में प्रॉब्लम आने लगी. मतलब मुझे समझ में थोड़ा कम आ रहा था बुक से. तो उसके बाद मैंने फिर दूसरी थ्योरी बुक्स परचेज करी, बट बुक से मुझे इतना समझ में नहीं आया. फिर थोड़ा ढूंढने के बाद मुझे यूट्यूब पे कुछ चैनल्स मिले, जैसे मोहित त्यागी चैनल मिला, फिजिक्स गैलेक्सी चैनल मिला. इनसे थ्योरी तो मेरी बहुत अच्छी समझ में आने लगी. तो थ्योरी पार्ट मेरा यूट्यूब से सॉल्व होने लगा. क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने रेजोनेंस से ही कंटिन्यू करी. एंड आपका 11th का सिलेबस कब तक फिर आपने खत्म कर लिया था? 11th का सिलेबस क्योंकि मैं खुद ही कर रहा था, तो 11th का सिलेबस मेरा जल्दी हो गया था. ऑलमोस्ट नवंबर में मेरा पूरा सिलेबस एंड हो गया था. उसके बाद 12th स्टार्ट करने से पहले मुझे खुद को लगा कि थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, हो सकता है कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए हूँ मैंने, चैप्टर्स अच्छे से कवर नहीं कर रहे हूँ. इसलिए मैंने फिर से रिवीजन करना प्रेफर करा और दिसंबर और मिड जैन तक मैंने पूरा 11th रिवाइज करा. जनवरी के बाद मैंने 12th का प्रिपरेशन रेजोनेंस डीएलपी से स्टार्ट करा विद यूट्यूब थ्योरी. यूट्यूब के लिए मतलब थ्योरी के लिए यूट्यूब को देख लिया. और यही करते करते मतलब अगस्त सितंबर तक मेरा 12th का सिलेबस कंप्लीट हो गया.
अच्छा, इसके एक बाद क्वेश्चन मैं यहाँ पे रेजोनेंस, पूछूंगा कि तुमने कहा हाँ कि तुम रेजोनेंस बीएलपी सॉल्व कर उसकी बुक सॉल्व करते थे, तो जो तुम्हें डाउट्स आते थे वो कैसे रिजॉल्व करते थे? क्योंकि कोई कोचिंग तो थी डाउट्स, नहीं तुम्हारी। हाँ डाउट्स के लिए मोस्टली तो जो इंटरनेट पे ऐप्स अवेलेबल है, डाउटनट है, टॉपर है, 2-3 ऐप्स है। फिर अच्छा। कुछ फ्रेंड्स थे जो कोचिंग में पढ़ रहे थे, तो उनको अपने डाउट भेजता था कि तुम अपने टीचर से पूछ लेना। ओ, तो ऐसे मतलब हो जाता था। डाउट्स की प्रॉब्लम मुझे अपने प्रिपरेशन में लिटरली कभी भी नहीं है। अच्छा। टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो हमेशा हो जाता सॉल्व। और फिर मतलब मेरा 12th का सिलेबस सितंबर के पहले ही कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हम्म, मैंने रेजोनेंस में ही एडवांस बूस्टर्स करके एक बुक्स आती है, तो वो सॉल्व करना चालू कर दिया था। तो 1-2 महीने मेरे उनमें गए। उसके बाद मुझे लगा कि मैंने टेस्ट अभी तक नहीं दिए हैं, तो ये वाला फैक्टर अच्छा, मुझे मतलब अपना दिसंबर खुद में ही लग रहा था दिसंबर आ कि चुका था। दिसंबर आ चुका था, तुम्हें मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, फरवरी में चाहिए। हाँ हाँ यही तो लग रहा था। फिर मतलब खुद पे डाउट होता कि सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया है, खुद के लेवल पे प्रिपरेशन चल रही है, बट अपना लेवल नहीं पता कि कहाँ Yes, स्टैंड कर रहे हैं। टेस्ट और टेस्ट सीरीज कहीं अच्छी, मतलब मैं कोचिंग में था नहीं, तो टेस्ट सीरीज का कोई ढंग का सोर्स भी नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने प्रीवियस ईयर टेस्ट देना ही प्रेफर करा। लाइक ओके। बहुत सारे नेट इंटरनेट पे अवेलेबल है, पेपर डाउनलोड करे, टाइमर लगाया और सॉल्व करना स्टार्ट करा। तो ऑलमोस्ट दिसंबर तक तो मैंने बुक्स सॉल्व करी थी कुछ भी। उसके बाद दिसंबर के बाद मेरा सेम पैटर्न बन गया था कि टेस्ट दो, उसको एनालाइज करो और फिर नेक्स्ट टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो। तो एनालाइज करने का पोर्शन भी मतलब काफी मतलब ऐसे ही था कि जब मैंने पहला टेस्ट दिया तो मुझे बहुत सारे मतलब मेरी खुद की कमियां मालूम पड़ी कि हाँ मतलब 10 में से अगर 10 चैप्टर टोटल माने तो उसमें से 6 मेरे वीक है। तो ओ, उस टाइम थोड़ा वो शॉक टाइप सिचुएशन थी कि काफी पीछे हूँ अभी तो मैं कंपटीशन से। बट हाँ उसके बाद टेस्ट से मालूम सिंपल स्ट्रेटेजी थी मेरी कि जो क्वेश्चन मेरा टेस्ट में सॉल्व नहीं हो पाया उसी टॉपिक को मैं स्ट्रॉन्ग करूंगा, पूरे चैप्टर पर फोकस नहीं करूंगा। राइट। मतलब इतना था कि सेम टॉपिक का क्वेश्चन अगर सेकंड टाइम आ जाए, चाहे मेंस का हो एडवांस का, मुझसे हो जाना चाहिए। ये स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता गया। फरवरी मेंस तक मेरी यही स्ट्रेटेजी थी। और अच्छा, फरवरी एक सेकंड, में तुम कितने टेस्ट देते थे पर वीक? दिसंबर के बाद तो मैं अराउंड। ऑलमोस्ट डेली एक दिया। ओके, डेली दे रहे थे और डेली डेली एनालाइज भी कर रहे थे। डेली एनालाइज कर रहा था। तो मतलब तुमने अराउंड 70-80 मॉक टेस्ट दे दिए 2-3 महीने में? 70 नहीं नहीं, मतलब दिसंबर मिड से स्टार्ट करा था और जनवरी तक चला था। उसके बाद फरवरी में कुछ टाइम मैंने बीच में वो जो मेन स्पेसिफिक चैप्टर होते हैं उनको डिवोट कर दिया था कि शायद ओके। 1 या 1.5 हफ्ता में उनको एनसीईआरटी से रीड करने लग गया था। और फिर जेई तो मतलब उसको फरवरी तुम अटेम्प्ट टेस्ट आया से था। तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे थे वो मॉक तो टेस्ट से? बहुत अभी मतलब आउट ऑफ 300 कुछ कुछ में 270 भी आए हैं और कुछ में 120 तक भी आए हैं। और ऑन एन मतलब एवरेज बहुत 200 ही प्लस? ऑन एन एवरेज 200-210 ही चलता था। अच्छा, ठीक है। तो फरवरी अटेम्प्ट में फिर कितने मार्क्स आए? फरवरी अटेम्प्ट में मेरे परसेंटाइल 99.5 थे। तो जो ओके। कि मुझे फील होता है कि मैं थोड़ा मतलब थोड़ा लक साथ में था, इसलिए मेरे 99.5 आ गए। उतना डिजर्व मैं नहीं करता था, ओ, पर इसलिए हाँ इसलिए मुझे लगा कि अब एक ऑनलाइन मतलब कुछ ना कुछ कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। ऑफलाइन का ऑप्शन था नहीं, कोई ऐसी ऑफलाइन कोचिंग थी नहीं जो मेंस के बाद सपोर्ट करती हो। तो ऑनलाइन प्रीफर करा, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करी। उनने भी मॉड्यूल्स मुझे दिए थे, जो मॉड्यूल्स मैंने एडवांस ओरिएंटेड कोचिंग थी, तो 1-2 महीने वो मॉड्यूल सॉल्व करे। मार्च अटेम्प्ट का क्या हुआ? हाँ मार्च अटेम्प्ट में एक्चुअली मेरे घर में कोविड हो गया था, तो मैं एग्जाम देने नहीं जा पाया था, तो मार्च अटेम्प्ट मेरा मिस हो गया। बट इस मार्च में ही मैंने लगभग वो ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। और उसके बाद मैंने मतलब खुद को पूरा एडवांस के लिए डिवोट कर दिया था। मेंस की प्रिपरेशन मैंने छोड़ दी थी। ओके। और मतलब बचपन से सपना ये था कि आईआईटी में ही जाना है तो फिर पूरा फोकस मेरा एडवांस पे ही था। फिर उसके बाद 1-2 महीने मैंने ऑनलाइन कोचिंग के मॉड्यूल सॉल्व करे। बट 1-2 महीने के बाद सेकंड वेव आ गई थी। हाँ लॉकडाउन भी लग गया था। फिर अप्रैल अटेम्प्ट जो थर्ड अटेम्प्ट था उसके 1 महीने पहले तक मैं ऑलमोस्ट सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। 1 महीने के जस्ट पहले मैंने फिर से अपना वही पुरानी स्ट्रेटेजी कर ली कि टेस्ट दे रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। 1 महीने फिर वो डेली के 1 या एडवांस के टेस्ट थे, तो फिर मैं 2 दिन में 3 दिन में एक टेस्ट देता था। ओके। पर मेंस के थर्ड अटेम्प्ट के 1 महीना पहले से मैं एडवांस के टेस्ट देना चालू कर दिया था। मेंस के मैं तब भी अब नहीं दे रहा था।
बेस्ट अटेम्प्ट मेरा मेंस का थर्ड अटेम्प्ट ही था, उसमें मेरे 99.67 आए थे परसेंटाइल। तो वो भी मुझे लग रहा है कि क्योंकि मैंने एडवांस की प्रिपरेशन कर दी थी इसलिए वो मेरी हेल्प हुई थी, क्योंकि पेपर टफ था वो, तो वो टफ पेपर मुझे हेल्प करा था। फोर्थ अटेम्प्ट में मेंस का दिया था, पर क्योंकि मेरे को डेंगू हो गया था तो मैंने प्रिपरेशन के साथ नहीं दिया था। उसमें मेरे 98 परसेंटाइल रहे थे। डेंगू होने के बाद भी 98 आ गए, ठीक है। बट हाँ, मतलब डेंगू के कारण मेरे 15 दिन पूरी प्रिपरेशन पूरी बंद थी, मतलब मैंने बुक भी नहीं खोली थी, मैं ट्राई करा था बट नहीं पढ़ पा रहा था, नहीं हो पाया। 15 दिन मेरा पूरा ऑफ था। बट वही है कि जब मतलब उसके बाद से सेम स्ट्रेटेजी थी कि टेस्ट पेपर बस यही चल रहा था मेरा पूरा एडवांस तक। फिर सेम स्ट्रेटेजी एडवांस में फिर 2600 रैंक बनी थी। तो एडवांस में जब तुम पेपर दे के आए तो तुम्हें मतलब सैटिस्फाइड थे कि जो मैंने किया, जितनी प्रिपरेशन करी उतनी सबसे अच्छा हुआ पेपर? हाँ, एडवांस वो भी थोड़ा मतलब काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरी। मतलब पेपर 1 बहुत इजी आया था, जो पेपर 1 देने के बाद मुझे रियलाइज नहीं हुआ था कि पेपर 1 इजी है। मुझे लग रहा था कि मेरा बहुत अच्छा गया है ना, और मैं बहुत मतलब उसके बाद अच्छा काफी खुश था कि हाँ पेपर 1 तो बढ़िया गया है। और उस टाइम फिजिक्स काफी इजी, अगर बस इतना पता था कि फिजिक्स यूजुअल थोड़ी इजी है बट इतनी इजी भी नहीं है। और फिर पेपर 2 के टाइम मतलब घर पे भी फोन करा था, घर पे सबको ये बोला कि पेपर 1 तो बहुत अच्छा गया है मेरा, मतलब प्रिपरेशन से तो अच्छा चला गया। और फिर पेपर 2 दिया। पेपर 2 देने के बाद मुझे लगा कि पेपर 2 तो मैं बिगाड़ के आ गया पूरा, मतलब गया इस बार तो, मतलब मेरे को ड्रॉप भी लेना पड़ सकता है, इतना बेकार मेरा गया। बट फिर जब बाद में आके फ्रेंड से डिस्कस करा तो उनने बोला कि नहीं पेपर 2 टफ था और पेपर 1 इजी था, तो फिर मैं और वो हो गया था कि यार पेपर 1 तो सबका ही अच्छा गया होगा, तो पेपर 2 मेरा बिगड़ गया, बैलेंस आउट हो जाएगा। पर उस टाइम था। बट फिर बाद में एनालाइज करा तो इतना था कि मैं पेपर 1 एक्चुअल में बिगाड़ के आ गया था क्योंकि मेरी सिली मिस्टेक्स काफी हो गई थी। और पेपर 2 में मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट कम करे थे पर जितने करे थे वो सारे सही थे, मतलब ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी थी मेरी पेपर 2 में। अच्छा, तो वो ऐसा था कि जो लग रहा था पेपर अच्छा बहुत उल्टा हो गया था। वो बुरा हो गया। हाँ, तो पेपर 1 इजी था, फिर भी मेरे पेपर 2 में ज्यादा मार्क्स थे। अच्छा, ओवरऑल फिर हाँ, मतलब ये ओवरऑल 176 के अराउंड बने थे मेरे, 48%। ठीक है। कितनी रैंक आई? 2400? 2600। 2600, ठीक है। तो अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि तुमने IIT ISM धनबाद में CSE है, तुम्हें और IITs में वो जो इससे ऊपर रैंक करता है IITs उसमें CSE तो नहीं बट शायद लोअर ब्रांचेस मिल जाती, तो तुमने इसमें CSE क्यों प्रेफर की? कॉलेज के टाइम पे तो मतलब मेरे सामने मैंने खुद के सामने 2 ही चॉइस रखी थी कि या तो बेस्ट कॉलेज चुनना है या बेस्ट ब्रांच लेना है। अच्छा। दोनों में से कुछ एक सिलेक्ट करना था, तो वो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट था कि IIT बॉम्बे में मुझे सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा था, तो ये काफी डिफिकल्ट था कि बॉम्बे में सिविल लूं या फिर धनबाद में CSE। बट फिर मेरा ऐसा था कि मुझे बेसिकली ऑटोमोबाइल फील्ड में जाना है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किसी भी IITs में नहीं थी, और थोड़ा रिसर्च करा तो पता चला कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी ऑटोमोबाइल से काफी अलग है। तो फिर मैंने थोड़ा देखा तो फिर लगा कि CSE से ऑटोमोबाइल फील्ड में जाना थोड़ा इजी है, क्योंकि अब ऑटो कार्स और ये सब रहता है ना कंपेयर टू सिविल इंजीनियरिंग, तो फिर इसलिए मैंने फिर CSE प्रेफर करा ओवर सिविल। ग्रेट। सो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का कुछ डायरेक्ट आंसर नहीं होता है कि IIT वर्सेस तो IIT में किसी में लोअर ब्रांच या फिर NIT IITs में किसी और लोअर IIT में ऊपर की ब्रांच, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। जैसे तुमने बोला ऐसे किसी की चॉइस होती है कि मुझे IIT का टैग चाहिए, फिर चाहे लोअर ब्रांच हो चाहे अपर ब्रांच हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और कुछ लोगों का होता है कि मुझे IIT के टैग से मतलब नहीं, मुझे ब्रांच बहुत अच्छी चाहिए, तो चाहे अगर मुझे IIT में अगर थोड़ी लोअर मिल रही है तो चाहे मैं NIT IIT में CSE ले लूँगा, बट मेरे को अच्छी ब्रांच चाहिए। तो आई गेस वो सबका अलग अलग होता है पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई गेस दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको कुछ भी कमेंट करना है, कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। राहिल के लिए अगर कुछ क्वेरी है तो वो रिप्लाई कर देंगे, आई एम श्योर। And thank you so much, Sahil, for joining in today and sharing your journey and your experiences. It was great. Roller coaster ride थी, but मजा आया. So bye, Rahil. Thank you. Thank you for watching the video. Subscribe to the channel, comment down
अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आप भी ऐसा आपका कोई दोस्त है जो ऐसा इंटरव्यू देना चाहता है सिमिलर फॉर हेल्पिंग योर जूनियर्स और यू वांट टू गिव द इंटरव्यू फॉर हेल्पिंग योर जूनियर्स आउट, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच.